एफ ऑफ एक्स वाई, जैसे ये दे रखा है 0 लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एफ ऑफ 0 0 क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो एफ ऑफ 0 0 यहाँ से क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा। हाँ मैम। मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 0 हो गया तो 0 ही आ जाएगा। इसके अलावा अगर लिमिटिंग वैल्यू की बात की जाए, इसमें 0 तीनों साइड लिमिट अप्रोच कराई जाए, कौन सा, सैंडविच थ्योरम फॉर फंक्शंस लगा रही हूँ मैं। फंक्शंस पे भी सेम सैंडविच थ्योरम होल्ड करती है ना, आप सिर्फ सीक्वेंस पे नहीं फंक्शंस पे भी लगा सकते हो। लिमिट एक्स वाई अप्रोचिंग टू 0 0 क्या आएगा, वैसे पता नहीं इसका यूज़ होगा या नहीं होगा, चलो फिर भी लगा लेते हैं। लिमिट एक्स वाई अप्रोचिंग टू 0 0 लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्स वाई अप्रोचिंग टू 0 0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या आ जाएगा ये कंप्लीट चीज़ क्या आने वाली है, क्योंकि इधर भी 0 है इधर भी 0 है तो ये चीज़ भी क्या आने वाली है, 0। ठीक है, पर उसके अलावा हम और क्या देख सकते हैं यहाँ पे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें निकालना है डिफ्रेंसिएशन, हमें निकालना है ये फाई एच के विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एच के माइनस एफ ऑफ 0 0 माइनस ए एच माइनस बी के डिवाइडेड बाय अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, है ना। तो अगर हम एफ ऑफ 0 0 की वैल्यू तो चलो हमें पता चली गई, ए और बी की वैल्यू हमें निकालनी है। ए और बी के लिए अगर हम एक काम करें, यहाँ पे दे रखा है क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स वाई का मॉड लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स वाई मॉड लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। और मॉड के आगे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन था, वो तो जनरली होगा ही किसी भी मॉड के लिए, तो उसको मैंने नहीं लिखा है। तो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से छोटा या बराबर है तो एफ ऑफ एक्स वाई इन दोनों के बीच में लाई करेगा। अब पार्शियल डेरिवेटिव करना ज़रा इसका, एफ एक्स एक्स वाई वो किससे छोटा है बराबर हो जाएगा, इसके पार्शियल डेरिवेटिव से। 2x और माइनस 2x से। अब ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है ये किस पॉइंट पे आपको चेक करना है, क्योंकि अब 0 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो जो ए है वो 0 0 पे निकालना है, यानी एफ एक्स 0 0 पे वो भी निकाल, 0 0 ही होगा मैम। वो भी 0 होगा तो ए भी 0 हो जाएगा, सिमिलरली बी भी 0 हो जाएगा। तो ये जो फाई एच के है ये क्या बनेगा आगे, एफ ऑफ एच के बाई रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। बस यही बनेगा, क्योंकि बाकी सब आगे का 0 हो चुका है, ये फाई एच के बन चुका मैम है। हम्म आपने एफ एक्स निकाला है, मैंने वैसे ही डेफिनेशन से निकाला है। डेफिनेशन से सही होगा क्या मैम, एक बार आप डेफिनेशन से कैसे, अच्छा डेफिनेशन एफ से, एक्स हाँ एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एच 0 माइनस एफ 0 0 हाँ बिल्कुल, अपॉन एच। डेफिनेशन से निकालेंगे तब भी वही आएगा, डेफिनेशन से ज़्यादा करेक्ट कह सकते हैं। एफ ऑफ एच 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 डिवाइडेड बाय एच, ठीक है। इसके बाद क्या किया, इधर से कंपेयर किया,
हमारा जो गिवन कंडीशन है 0 लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, उसमें एक्स वाई की जगह एच 0 पुट कर दिया और उसको लिमिट एच टेंस टू 0 और डिवाइड बाय एच कर दिया बोथ साइड्स। लिमिट h टेंड्स टू 0। मैम हमारी जो गिवन कंडीशन थी हाँ हाँ ठीक है ठीक है। एच स्क्वायर प्लस उसको 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 बाई एच, दोनों साइड ये कर दिया आपने, दोनों साइड लिमिट लगा दी, यही किया होगा। यस मैम। लिमिट एच टेंड्स टू 0 दोनों साइड लगा दी, तो ये तो पार्शियल डेरिवेटिव है। एफ एक्स एट 0 0 लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ये ऑलरेडी था ही, या फिर दोनों प्लस माइनस लेके उधर से कर लेना जैसे हमने पहले देखा ऊपर। तो डेफिनेशन से भी बिल्कुल सही है, ठीक है। और डेफिनेशन से ज़्यादा एग्जैक्ट मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ बिल्कुल करेक्ट है। एफ ऑफ एच के क्या आएगा यहाँ पे, देखो एफ ऑफ एच के की वैल्यू तो अब हमें नहीं पता है, तो मॉड ऑफ फाई ऑफ एच के की अगर बात की जाए तो ये मॉड कंप्लीट इसका मॉड हो जाएगा। इसका मॉड होने से क्या होगा, एफ ऑफ एच के का मॉड हमें पता है लेस देन इक्वल टू किससे होगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो फाई एच के का मॉड किससे छोटा आ गया, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर के मॉड से। क्या 0 0 को अप्रोच करेगा एज एच के अप्रोचिंग टू 0 0। यस मैम। फाई एच के अप्रोचेस टू 0 0 ना, एज एच के अप्रोचेस टू 0 0, क्योंकि फाई एच के का मॉड अप्रोचेस टू 0 एज ये वाला वेक्टर अप्रोचेस टू 0, तो मॉडलस 0 को अप्रोच ही कर रहा है, तो इसका मतलब फाई एच के भी 0 को अप्रोच करेगा। इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ऐसा फंक्शन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल, ठीक है। अब यहीं पे अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होता तो कुछ नहीं कह सकते थे, ठीक है। तो हम जो प्रूव करना चाहते थे वो लेके नहीं आ पाते, पर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर से थोड़ी भी बड़ी पावर होती तो हम इजीली ला सकते थे जो हम चाहते थे, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन दे रखा है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो बिल्कुल पक्की बात है डिफरेंशिएबल होगा 0 0 पे, ठीक है। डिफरेंशिएबल हो गया तो कॉन्टीन्यूस हो गया, वैसे तो कॉन्टीन्यूस हो ही गया था, वहाँ से लिमिटिंग वैल्यू भी 0 0 0 ही आ गई थी और फंक्शनल वैल्यू भी 0 0 आ गई थी, मतलब 0 0 पे 0 ही आ गई थी, तो वहाँ से भी देख लिया हमने। और डिफरेंशिएबल तो हो ही गया है तो कॉन्टीन्यूस हो गया, तो सारे डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर जाएंगे इसके। ठीक है, आज आगे बात करते हैं थोड़ी। इसकी एक असाइनमेंट आज मैं दे दूंगी, प्रीवियस ईयर साथ में करते रहना, उसमें मैक्सिमम मिनिमा आज की क्लास में नहीं हो पाएगा, पर मैक्सिमम मिनिमा हम कर लेंगे, इजी होता है मैक्सिमम मिनिमा, तो उसको हम कल कवर कर लेंगे। अच्छा, अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, उसके लिए पार्शियल डेरिवेटिव दे रखे हैं कुछ, क्या ये फंक्शन के बारे में आप, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में आप क्या बताओगे एफ ऑफ एक्स वाई की। कुछ नहीं बता पाएंगे। नो मैम, नहीं बता सकते ये, क्योंकि नेसेसरी कंडीशन तो है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। क्या नेसेसरी है,
मैम fx और fy एग्जिस्ट कर जाए। डिफरेंशियबिलिटी का नेसेसरी कंडीशन है। अच्छा, मुझे लग रहा है होगा, डिफरेंशिएबल होगा। कैसे होगा नैनिश? मैम कल आपने बताया था ना, सफिशिएंट कंडीशन थे ना, जो हाँ फंक्शन सफिशिएंट थी बिल्कुल। एफ एक्स इक्वल्स एफ ऑफ, मतलब एफ एक्स 1 गिवन है, एफ वाई 0 गिवन है फॉर ऑल एक्स वाई, तो कंटिन्यूस तो होगा और एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, तो एफ ऑफ एक्स वाई डिफरेंशिएबल होगा फॉर ऑल एक्स ऑफ एक्स। कल सफिशिएंट कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी, भूल गए? एफ एक्स और एफ वाई पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाएं और उनमें से एक भी डिफरेंशियस, एक भी कंटिन्यूस हो जाए तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है। यहाँ पे तो और दोनों ही मैम कॉन्टिन्यूस दे उस रखे हैं, बाउंडेड दे रखे हैं। उसका काउंटर भी आपने पूछा था मैम, हाँ उसका काउंटर नहीं भी मिला। पूछा था। कॉन्टिन्यूअस का तो मिल गया। पार्शियल डेरिवेटिव, इसका काउंटर पूछा था डिफरेंशिएबिलिटी वाले का। हाँ कॉन्टिन्यूअस तो मिल गया मैम, कॉन्टिन्यूअस काउंटर कॉन्टिन्यूस आपने कराया भी था। कल कुछ गलत हो रहा था, हम्म पर एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स वाई एट 0 0, मॉड ऑफ एक्स वाई, ये हाँ उसके अलावा ये भी होगा मिल उसका। जाएंगे, हाँ मैम, और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए ये वाला भी मिल जाएगा। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं, इसके पार्शियल डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करते हैं, 0 0 पे एग्जिस्ट करते हैं और बाउंडेड हैं। वैसे भी जनरली देखा जाएगा तो भी मिल जाएंगे विदाउट बीइंग डिफरेंशिएबल। तो इसका नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, देखो एक फंक्शन लो, एक्स वाई बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो नॉट डिफरेंशिएबल है मैम। ये नॉट डिफरेंशिएबल है, इसकी पार्शियल डेरिवेटिव आप निकाल के देख सकते हो। हाँ कोई भी नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन सोच लो जिसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हो, बाउंडेड हो, उस पॉइंट पे देख लो, उस पॉइंट पे बाउंडेड होने चाहिए बस। उस पॉइंट की नेबरहुड में भी वैसे ही बिहेव करेंगे। और कल जो हम मॉड ऑफ एक्स वाई के लिए देख रहे थे ना, इसके लिए जो हमने पार्शियल डेरिवेटिव निकाले थे, क्या आए थे? एक्स बाय मॉड एक्स, कुछ ऐसा आ रहा था शायद, मॉड बाई, ये निकल के आ रहा था ना। यस मैम। ये ज़ीरो पे अलग से डिफाइन करना पड़ेगा हमें, मतलब या तो हम ऐसा कुछ डिफाइन करें, बहुत एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो। पार्शियल डेरिवेटिव भी हमने देखा था, एफ ऑफ एच ज़ीरो डिवाइडेड बाय, ये फंक्शन था या कुछ और फंक्शन? नहीं, फंक्शन तो यही था। पार्शियल डेरिवेटिव तो इसके हर जगह एग्जिस्ट कर रहे थे, और फिर 0 1 पे अगर हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव देखा था तो वो क्या आ रहा था? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ ऑफ एच
1 माइनस एफ ऑफ 0 1 डिवाइडेड बाय एच मॉड एच माइनस, अच्छा ये आ रहा था 0 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, 0 1 जैसे फंक्शंस पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये आ रहा था हमारा पार्शियल डेरिवेटिव। क्या हम ये ऐसे डिफाइन कर सकते हैं? देखो ये जो फंक्शन था मॉड एक्स वाई, ये 0 0 पे तो डिफरेंशिएबल था, पर 0 1 0 2 ऐसे पॉइंट्स पर ये डिफरेंशिएबल नहीं था ना। ऐसे पॉइंट्स पे हमने देखा था ये डिफरेंशिएबल नहीं था। क्या प्रॉब्लम आ रही थी? जैसे 0 1 पे अगर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी, इसके पार्शियल डेरिवेटिव चेक किया जाए, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स की बात कर रही हूँ मैं, वाई का आप देख लेना। 0 1 पे इसका चेक किया जाए तो क्या आएगा? लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ h 1 माइनस f ऑफ 0 1 डिवाइडेड बाय h, यही आ रहा था। ठीक है ना? यस मैम। ये आ रहा था मॉड h इंटू 1 का मॉड माइनस 0 डिवाइडेड बाय h, इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ रही थी, तो पार्शियल डेरिवेटिव ये 0 1 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, पार्शियली डेरिवेटिव नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो डिफरेंशिएबल तो कहाँ से होगा? तो 0 1 0 2 मतलब जब x 0 हो जाए तो ऐसे पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं था। x 0 हो जाए तो ऐसे पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं था। इसको हमें सोच करके कुछ ऐसा डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब सिर्फ x 0 हो जाए, y नॉन ज़ीरो हो जाए। हाँ, सिर्फ x 0 हो जाए और y नॉन ज़ीरो हो जाए, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू y इज नॉन ज़ीरो। इन पॉइंट्स पर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर पार्शियल डेरिवेटिव हमने डायरेक्टली डेरिवेटिव करके निकाला था, जो f ऑफ एक्स वाई, इसका डेरिवेटिव करके डायरेक्टली निकाला था मॉड ऑफ एक्स वाई का, तो उसमें मॉड एक्स मॉड वाई को एज अ कांस्टेंट मान के मैंने फिर डायरेक्टली डेरिवेटिव करके एक फंक्शन निकाला था। तो ये तभी डिफाइंड होगा जब पहली बात तो x नॉन ज़ीरो है, ऊपर वाला पोर्शन। x 0 और y 0 के लिए जब दोनों 0 हो जाएंगे तब तो पार्शियल डेरिवेटिव 0 ही बन रहा है। और बस ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं हम, x नॉन ज़ीरो हो जाए तब ये होगा, x 0 y 0 दोनों 0 हो जाए तब ये होगा। मतलब इसमें कोई भी केस आ सकता है x नॉन ज़ीरो में, y इक्वल टू 0 भी आ सकता है, y नॉट इक्वल टू 0 भी आ सकता है। समझ रहे हो ये बात? मैम इसको डिफाइन क्यों कर रहे हैं? इसको डिफाइन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जनरलाइज करके देखना था ना। कल आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि इस तरीके से डायरेक्टली पार्शियल डेरिवेटिव निकालें तो कैसे निकलेगा। पार्शियल डेरिवेटिव एट 0 1 0 2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। हाँ, 0 1 0 2 उस पर तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। फिर डिफाइन क्यों कर रहे हैं हमने? उन पॉइंट्स पे तो डिफाइन ही नहीं कर रहे ना, 0 1 0 2 उन पर तो डिफाइंड है ही नहीं, वहाँ पर तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। डिफाइन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका क्वेश्चन था कि, क्या क्वेश्चन पूछा था आपने, मुझे नहीं पता। कल हम ये निकाल रहे थे पार्शियल डेरिवेटिव इस तरीके से, आपने कहा था इस तरीके से भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यही था शायद पूछा आपने। यस मैम। तो अगर इस तरीके से लिखना है तो फिर ऐसे लिखना पड़ेगा, मैं ये कह रही हूँ। ओके मैम। 1 0 पॉइंट पे तो एक बार चेक कर लो, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो निकल ही जाएगा 1 0 पॉइंट पे। ये आ जाएगा 1 प्लस एच, हाँ 0 माइनस 1 0, 0 ही आ जाएगा। ऐसे पॉइंट्स पे 0 ही आ जाएगा। तो 1 0 पॉइंट पे, हाँ ठीक है, 1 0 इसमें आप पुट करोगे ऊपर, 1 0 एक्स को 1 पुट करोगे, वाई को 0 पुट करोगे तो 0 ही मिल जाएगा। तो ये ठीक है डिफाइंड। 0 1 पॉइंट पे यहाँ कोई डिफाइंड नहीं है, कोई भी डेफिनेशन में नहीं है कि अगर 0 1 पॉइंट हो तो उसको डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड हम कर ही नहीं सकते हैं। 0 0 पॉइंट पे हमने 0 डिफाइन कर ही दिया। ठीक है,
यस मैम। तो यही मैं जनरलाइज करने की कोशिश कर रही थी, तभी मैंने आपको बताया कि निकलेगा तो कुछ ऐसा ही निकलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? एक आपका सवाल होता था यस मैम। होमोजेनस फंक्शन क्या होते हैं? डिफरेंशिएबिलिटी के प्रीवियस ईयर में भी एक होमोजेनस फंक्शन का क्वेश्चन है, उन्होंने हमसे पूछा हुआ है एक्स करली एफ बाय करली एक्स प्लस वाई करली एफ बाय करली वाई, कुछ ऐसा पूछा हुआ है। वैसे इसकी वैल्यू होती है अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई कुछ भी दे रखा हो, ब्ला ब्ला ब्ला, तो अगर ये निकालना है आपको तो ये होता है n टाइम्स फंक्शन के बराबर, जहाँ पर n क्या होता है, n ये होता है, n होता है, n को मतलब बोलेंगे क्या ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं n को एक्सप्लेन करती हूँ कि डिग्री n ऑफ क्या होता है। होमोजेनियस इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ होमोजेनस होमोजेनियस। इक्वेशन, हाँ डिग्री बोलेंगे, डिग्री ऑफ होमोजेनस फंक्शन। इस फंक्शन की डिग्री जो भी होगी, देखो कैसे, वैसे ये डिग्री और वो डिग्री थोड़ी ओडी में अलग हो जाती है, पर ओडी में भी कुछ कुछ सिमिलर सा कंसेप्ट होता है। जैसे ये फंक्शन है y बाय एक्स स्क्वायर, अगर इस फंक्शन में x की जगह लेमडा x और y की जगह लेमडा y पुट किया जाए, चलो यही ले लेते हैं, x की जगह लेमडा x और y की जगह लेमडा y पुट किया जाए तो क्या बनेगा, लेमडा y बाय लेमडा x का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा लेमडा बाय लेमडा स्क्वायर y बाय एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 बाय लेमडा एफ ऑफ एक्स वाई। हमें x की जगह लेमडा x, y की जगह लेमडा y सब्सटीट्यूट करके ये देखना होता है कि जब हम इसको इस फॉर्म में लिखें तो ये जो बाहर फंक्शन ऑफ लेमडा है इसकी कितनी पावर्स बचेंगी लास्ट में, मतलब लेमडा रेज टू -1 बची और साथ में एफ ऑफ एक्स वाई बच गया, तो ये लेमडा की जो पावर रेज होती है इस पावर को n बोला जाता है, यही निकलता है हमारा n। ठीक है, जैसे अगर फंक्शन होता एक मिनट रुको, हाँ ननेश, हाँ। आपने कितने कुछ जानते हो फिर भी कोई कॉमन नहीं आपका। नहीं ये तो पढ़ा था ना, मतलब सेकेंड ईयर में ही था हमें अभी एग्जाम में। मेहनत को आता होगा, वो मेहनत हर कोई चीज याद रख देता है। हाँ नहीं तो भाई, ये बिल्कुल फोन कर रहा था। चलो फंक्शन दे रही हूँ मैं आपको, ये वाला देखो, एफ ऑफ एक्स वाई, इसमें एक्स की जगह लेमडा एक्स, वाई की जगह लेमडा वाई सब्सटीट्यूट करके देखो, अच्छा मतलब मैम इसका एन का वैल्यू क्या होगा, मतलब -1 या 1? -1, लेमडा की पावर क्या होगी, 1 बाय लेमडा की पावर नहीं, लेमडा की पावर देखनी होती है। अच्छा तो अगर एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई निकाला भी जाएगा इसमें, इस फंक्शन के लिए,
तो वो डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं NF आएगा, मतलब माइनस ऑफ F आएगा, उसको निकालने की ज़रूरत नहीं शॉर्टकट। ये आपका प्रीवियस ईयर में आया था, डिफरेंशिएबिलिटी में देख लेना, अब हो जाएगा ये क्वेश्चन। इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, लेमडा एक्स की पावर, -2 हाँ -2 आएगा मैम। लेमडा वाई की पावर 12, लेमडा की पावर 10 और लेमडा की पावर 12 बचेगा, तो क्या आ जाएगा ये लेमडा की पावर -2, ठीक है, इंटू एफ ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ पे मैम n थोड़ा इज इक्वल टू कीजिए। -2। स्क्रॉल अप। मैम यहाँ पे लैम्डा एक्स लैम्डा वाई क्यों सब्स्टिट्यूट करूँ? एक मिनट, मैम रुको रुको मैम, आता ही हो गए। কি বলতো মিটিং হচ্ছে নিয়ে কিছু শুনতে পাচ্ছি না। मतलब तुम वो पिसीमुनी का मतलब वो डिम भात खाने के लिए गए हो क्या? आज तो फिर पार्टी है आपका, मैं ना। ओ मैना, हाँ आज हाँ तो जी। पार्टी है तुम्हारा, डिम भात का पार्टी। निर्मल वो विंडोज 11 का अपडेट एक्सेप्ट करने के लिए हार्डवेयर में किस किस सिस्टम होना जरूरी है? मतलब मेरे तो एसएसडी नहीं है। 2 GB रैम और 1.9 या 1.1 गीगाहर्ट्ज के ज्यादा पावर वाला प्रोसेसर। वो तो है तुम्हारा राइजन 5 या राइजन 3 है? 5। तो फिर हो जाएगा बिंदास। नेट नेट कितना खर्च हुआ? लगा लो 50 GB। कितना? 20-30 तो होगा ही, 20-30 GB तो होगा ही। हाँ मैंने तो क्या पूछ रहे थे आप? मतलब मैम ये एक्स की जगह लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई क्यों सब्स्टिट्यूट किया? ये देखने के लिए जैसे ये फंक्शन होता है ना, जैसे कोई इस टाइप का फंक्शन होता है, इसको होमोजेनियस फंक्शन बोला जाता है, कि अगर ऊपर की जैसे कौन सा फंक्शन था, x की पावर 10 बाय y की पावर 12, इस फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं x बाय y की पावर 10 और 1 बाय वाई स्क्वायर। तो ऊपर और नीचे कितना पावर का बैलेंस है, 10 पावर तो ऊपर और नीचे सेम सेम है, नीचे कितनी पावर एक्स्ट्रा है वो देखने के लिए, ठीक है। फिर वैसे आप समझ में आ गया। उसमें ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने ऐसे ही ओडी में करता भी था। देखते हो, हाँ, फंक्शन को y बाय एक्स की फॉर्म में लिख देते हो, x की पावर n बाहर निकाल लेते हो, वो भी एक तरीका होता है, उससे भी n देख सकते हो और लेमडा सब्स्टिट्यूट करके भी देख सकते हो, दोनों तरीके होते हैं। होमोजेनियस मतलब बैलेंस कितना है पावर्स में, वो बैलेंस देखने के लिए, ज़्यादा कम हो जाए तो फिर उसको n नाम दे दिया जाता है, वही डिग्री कहलाती है, ठीक है। वही देखोगे आपको पता चल जाएगा n क्या है, उसके हिसाब से आप n को निकाल लोगे और वही आंसर बन जाएगा आपका NF, ठीक है। हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, वैसे तो प्रीवियस ईयर में आया हुआ था, नॉलेज के लिए बस पता होना चाहिए। इसके बाद हम वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस पे आते हैं। अब तक हम स्केलर वैल्यूड फंक्शन कर रहे थे, अब हम करेंगे वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस। वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस का क्या मतलब है, यहाँ पे थोड़ा सा जनरलाइजेशन चलेगा। अब तक हम फंक्शंस ऐसे कर रहे थे Rn टू R, अब जो फंक्शन करेंगे उसमें कोडोमेन की पावर्स क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी, Rn टू Rm हो जाएंगी, हाँ मैम, ठीक है। मतलब कोडोमेन में ज्यादा आएगा, R2 R3 R4।
ऐसा कुछ होगा। हाँ, एक से ज़्यादा आएगा। ठीक है, एक से ज़्यादा आएगा तो वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस कहलाते हैं। वैल्यूड का मतलब जब भी कोडोमेन या रेंज सेट की बात हो रही हो, वेक्टर वैल्यूड मतलब जो उनका रिजल्टेंट आंसर होगा, जो फंक्शन आंसर देंगे वो वेक्टर की फॉर्म में देंगे। m इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, बस ये बात है। इस वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस कैसे होंगे? कोई वेक्टर x होगा जिसको x बार से डिनोट कर रहे हैं, ये कहाँ से बिलोंग करेगा? ये Rn का वेक्टर होगा। इस पर आप f अप्लाई करोगे तो जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो कहाँ का होगा? कहाँ का होगा? RM का। वो Rm का होगा, Fm x बार। अब ये F1 F2 Fm क्या है? जो भी यहाँ पे कोई भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन है तो वो n टपल m टपल होगा, उसके अंदर पहला फंक्शन कुछ होगा, दूसरा फंक्शन कुछ होगा, तीसरा होगा। ज़रूरी तो नहीं है सब सेम सेम होंगे, तो उनको F1 F2 Fn नाम दे दिया, और सबके अंदर कुछ ना कुछ x बार से सब्सटीट्यूट होके आपका आंसर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू फंक्शन हो जाए, ये हो अगर फंक्शन इस टाइप का, ये फंक्शन है r² टू r², ठीक है। तो x-1 को f1 बोला जाएगा, x-2 को f2 बोला जाएगा, सॉरी y एलटी को में f2 बोला जो जाएगा। करते थे ना, क्या? एलटी में जो करते थे ना, किस में करते थे? एलटी। LT, अच्छा हाँ, उस तरीके से समझ सकते हो इसको। तो इसमें 2-3 बातें हमें ध्यान में रखनी है। देखो आसान है इनको पढ़ना, कुछ ज़्यादा मुश्किल की बात है नहीं यहाँ पे। इनको पढ़ते टाइम हमें 3 बातें ध्यान में रखनी है कि अगर इन फंक्शंस पे लिमिट अप्लाई करनी है, f(x) फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करनी है, तो x बार अप्रोचिंग टू x0 बार f ऑफ x बार कैसे लिमिट अप्लाई होगी? हर एक फंक्शन पे इंडिविजुअली लिमिट अप्लाई हो जाएगी सारे f(i)s पे। जैसे लिमिट x बार अप्रोचिंग टू x0 बार f1 x बार, ये सारे इंडिविजुअली काम करते हैं, इसलिए हमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर एक भी इनमें से नॉट कॉन्टिन्यूस हो गया तो हम बोल देंगे कोई भी कंप्लीट फंक्शन नॉट कॉन्टिन्यूस है। अभी हम उस कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं आगे। x बार अप्रोचिंग टू x0 बार f2 x बार आएगा यहाँ पे, एंड सो ऑन। ये fm के लिए भी सेम प्रोसेस रिपीट हो जाएगा। लिमिट x बार अप्रोचिंग टू x0 बार, ठीक है। तो x0 बार वाली लिमिट इस तरीके से अप्लाई हो जाएगी। दूसरी बात, लिमिट देखो तभी एग्जिस्ट करेगी, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती हुई तभी कहलाएगी जब हर एक फंक्शन की, यहाँ पे जितने भी m फंक्शंस पड़े हैं f1 f2 fm, सबकी लिमिट एग्जिस्ट करे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, f तभी कॉन्टिन्यूस कहलाएगा if and only if each fi is continuous। किस पॉइंट पे? मान लो x0 बार पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। x0 बार पे फंक्शन तभी कॉन्टिन्यूस होगा अगर हर एक इफ एंड ओनली हर एक fi कॉन्टिन्यूस हो। और तीसरी बात डिफरेंशिएबिलिटी की, डिफरेंशिएबिलिटी से जो रिलेट करती है वो कहती है कि f इज़ डिफरेंशिएबल एट x बार इज इक्वल टू x0 बार इफ एंड ओनली इफ ईच fi इज डिफरेंशिएबल एट x0 बार। ठीक है, तो अगर एक भी fi मिला जो डिफरेंशिएबल नहीं है x0 बार पे, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो अगर आप डायरेक्टली देख सकते हो तो बहुत इजी पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी आप चेक करके बताओ, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। किस पॉइंट में मैम? पूरे आर पे, r² पे। तो ये तो कंटिन्यूअस होगा।
यस मैम, ये तो कंटिन्यूअस Yes, होगा, ma'am. कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, डिफरेंशिएबली होगा। ओनली होगा। ठीक है। क्योंकि आप इसको एज अ फंक्शन जानते हो, f1 जिसका नाम है, इसको एज अ फंक्शन जानते हो जिसका नाम f2 है, ये दोनों फंक्शन ही डिफरेंशिएबल हैं। आर स्क्वायर टू आर एक फंक्शन की तरह देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये दोनों ही फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं, इसलिए कॉन्टीन्यूअस भी हैं। अच्छा, देखो आर टू आर स्क्वायर भी फंक्शन डिफाइन हो सकते हैं, इनको भी वेक्टर वैल्यूड फंक्शन ही बोला जाएगा। जैसे एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस टी साइन टी, वेरिएबल एक है लेकिन इधर टू टपल है, ठीक है। ये फंक्शन भी कॉन्टीन्यूअस डिफरेंशिएबल है, देखो टी में बढ़िया फंक्शन है कॉस टी साइन टी, तो ये भी कॉन्टीन्यूअस डिफरेंशिएबल है। तो आर टू आर स्क्वायर, आर टू आर क्यूब, इस तरीके से फंक्शन डिफाइन हो सकते हैं। एक ही वेरिएबल को पकड़ के अलग अलग तरीके से फंक्शन को डिफाइन कर दिया। अब और भी करना होता, मान लो आर क्यूब में करना होता तो क्या करते, R4 में करना होता, कॉस टी साइन टी, मान लो ऐसे भी रहता, मॉड टी टी क्यूब, इस तरीके से कर देते, कुछ भी कर देते आप, अपनी मर्जी से डिफाइन कर देते। अब ये बन गया R2 R4 एक फंक्शन। फंक्शन बनाना है कैसे भी बना लो, लेकिन ये फंक्शन जीरो पे डिफरेंशिएबल ना होता, बाकी हर जगह डिफरेंशिएबल। हाँ मैम, वो R2 R4 वाला जो है, हाँ, वो R2 R4 वाला, हाँ ठीक है। अब थोड़ा डेरिवेटिव को जनरलाइज करते हैं, जो डेरिवेटिव निकालने का हमने तरीका सीखा था तक, जो हम निकाल रहे थे उसको जनरलाइज करते हैं। हमने क्या पढ़ा था डेरिवेटिव, आर स्क्वायर टू आर में फाई एच के निकालते थे, कैसे निकालते थे, लिमिट तो नहीं लगाना, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के, किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, ए बी पॉइंट पे, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी माइनस ए एच माइनस बी के ओवर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। यस मैम। अब इसको थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं। देखो ये क्या है, इसको ए एच माइनस ए एच माइनस बी के को मैं लिख सकती हूँ माइनस ऑफ ए एच प्लस बी के, ठीक है। इसी को हमने डेरिवेटिव बोला था ना। तो ये देखो एच के यहाँ पे एक वेक्टर था, एच के एक वेक्टर था, उसी वेक्टर का नॉर्म नहीं है ये वेक्टर, नॉर्म ऑफ एच के क्या हो जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। हमने शुरुआत में भी बात की थी इसके बारे में, जब हम इसके बारे में पढ़ रहे थे कि ये अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कुछ नहीं है, एच के वेक्टर का नॉर्म है, ठीक है। ए एच प्लस बी के को आप क्या लिख सकते हो, ए एच प्लस बी के को आप लिख सकते हो ए बी एच के, ए बी एच के एज अ मैट्रिक्स लिख सकते हो। ये देखो 1x2 की मैट्रिक्स है, ये 2x1 की मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। मैट्रिक्स क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आगे काम आएगा। नॉर्म क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आगे यही काम आने वाला है। जनरलाइजेशन हम इसी की हेल्प से सीखने वाले हैं। तो मान लेते हैं कि और एक बार बता दो मैम, समझ में नहीं आया। ए एच प्लस बी के किसी भी नंबर को, जैसे 2x प्लस 3y कोई नंबर है, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना हो तो क्या करेंगे, 2 3 यहाँ पे 2 लिखो, 3 रो के यार एक्स वाई कॉलम पे, एक्स वाई कॉलम पे। वही मैं बता रही थी कि 1x2 2x1 मैट्रिक्स है, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2x प्लस 3y तो आ जाएगा। तो ए एच प्लस बी के को इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लिया, और इस अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर को नॉर्म की फॉर्म में लिख लिया। ये नॉर्म ही तो है, आर स्क्वायर में एक वेक्टर का नॉर्म ही तो है ये, ठीक है। नॉर्म वाले हाँ मैम, कंसेप्ट से ये आया है, ठीक है। कंसेप्ट वही यस लग रहा है सारा, मैम। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से आया। अभी कैसे आया उसको हम देखेंगे जब थोड़ा सा जनरलाइज करेंगे। तो देखो अगर हम बात कर रहे हो आर स्क्वायर टू, डेफिनेशन लिखती हूँ मैं पहले डिफरेंशिएबिलिटी की, एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स नॉट बार, और ये डेफिनेशन मैंने लिख दी है आर स्क्वायर टू आर में।
आर स्क्वायर टू आर में differentiable at x naught is equal to ab if and only if there exists a linear transformation t from r square to r such that limit क्या नाम दे इसको, कैपिटल एच में नाम दे देती हूँ अभी के लिए, कैपिटल एच टेंड्स टू ज़ीरो। कैपिटल एच किसको नाम दिया है, एच के वाले वेक्टर को, ठीक है। क्योंकि हम क्या करते हैं, फाई एच के निकाल के उस पर लिमिट एच के टेंडिंग टू ज़ीरो ज़ीरो लगाते हैं ना, वही उसी एच बार वेक्टर पे मैंने ज़ीरो लिमिट लगा दी पहले ही, ठीक है। एफ ऑफ एक्स नॉट बार प्लस एच बार माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट बार माइनस टी ऑफ एच बार, नीचे क्या था, नॉर्म ऑफ एच इज इक्वल टू ज़ीरो। क्या रिलेट कर पा रहे हैं ऊपर से, क्या क्या डिफरेंस किया है हमने, देखो ऊपर से कंपेयर करें अगर, तो एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी, मतलब इनिशियल पॉइंट था एक्स नॉट, उसमें कुछ इंक्रीमेंट था, इंक्रीमेंट वेक्टर कौन सा है, एच। इंक्रीमेंटल वेक्टर वही इनफाइनाइट साइमल स्मॉल लेंथ का वेक्टर है, वही एच लिया है हमने, माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस इनिशियल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पर हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करना चाह रहे नहीं थे। आ रहा है, क्या हुआ, आवाज़ नहीं आ रही है, आपको आ रहा है? मैंने नहीं आ रही थी। अभी भी नहीं आ रही, हेलो, हाँ मैम अभी अब आ आ रही। रहा है। स्क्रीन दिख रही है, हाँ मैम स्क्रीन दिख रही है, पर एक बार बता दो मैम, वो सुना ही नहीं दिया। हाँ एक मिनट, पता नहीं क्या हो गया था ऊपर से, या तो कोई कॉल आ गया होगा फ़ोन पे। हाँ मैं कह रही थी, ये हमने निकाल लिया लिमिट एच अप्रोचिंग टू ज़ीरो, एच वेक्टर यहाँ पे क्या है, वो एच के वाला वेक्टर। जब ये लिमिट ज़ीरो को अप्रोच कराते थे तब हम देखते थे कि ये ज़ीरो आ रही है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, नहीं आ रही तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की क्या बात है, अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच बार, मतलब जो भी पॉइंट पे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं दैट इज़ एक्स नॉट प्लस इनफाइनाइट साइमल वाला स्मॉल वेक्टर एच बार, ठीक है। इस पर फंक्शन की वैल्यू निकाली, माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। एक्स नॉट क्या है, वही जिस पॉइंट पर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे थे पहले, ए बी। मैंने इसी को नीचे दूसरी फॉर्म में लिखा है, कुछ चेंज नहीं किया, बस इसी को नीचे दूसरे तरीके से लिखा है, समझ रहे हो। माइनस ए एच प्लस बी के, मतलब माइनस ए एच प्लस बी के। देखो यहाँ पे सारी टर्म्स और नोटेशंस मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। आवाज़ आ रही है ना, यस मैम। एक्स नॉट यहाँ पे ए बी के बराबर है, एक्स नॉट वेक्टर। एच वेक्टर यहाँ पे एच के वाले वेक्टर के बराबर है, और टी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ये है यहाँ पे ए बी, और एच वेक्टर वही है। और एच वेक्टर का जो नॉर्म है वो क्या है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इन सबको ऊपर सब्सटीट्यूट करके देखो, क्या ये वही नहीं बनेगा जो अब तक हम पढ़ते आए हैं डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर। क्योंकि टी एच क्या बन जाएगा, टी इंटू एच, वो वही बन जाएगा ए बी इंटू एच के, मतलब ए एच प्लस पी के, वही बनेगा ये। बताओ, हाँ मैम समझ में आ गया मैम। एक मिनट रुकना जरा। मैम यहाँ पे इट इज इजी बीजी। मतलब ए बी तो कोई स्केलर भी ना हो सकते। ए बी स्केलर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नहीं मैम, ना भी तो हो सकते। मतलब 2x 3y ऐसे भी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो तो पॉइंट पे डिपेंड करेगा ना, किस पॉइंट पे। जनरल पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी देख रहे हो, जनरल डेरिवेटिव देख रहे हो, तो एक्स वाई फॉर्म का होगा। अभी जैकोबियन का कंसेप्ट आएगा यहाँ से, ठीक है। अभी उसको भी हम देखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एफ इज इनवर्टिबल द डिटरमिनेंट ऑफ द जैकोबियन।
यहाँ पे एक चीज़ और थी, डिटर्मिनेंट टी। बंदरों ने दुखी कर रखा है, कभी भी आ जाते हैं। ठीक है ठीक है। वैसे यहाँ जो डेरिवेटिव बोला जाएगा वो इस टी मैट्रिक्स को बोला जाएगा, ये जो टी मैट्रिक्स है इसको बोला जाएगा डिटर्मिनेंट। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है। पहले ये कहते हैं कि आर स्क्वायर टू आर में जब तक काम चल रहा था तब तक ए एच प्लस बी के को डिटर्मिनेंट बोला जा रहा था। अच्छा एक मिनट, ठीक है। ये जो ए बी मैट्रिक्स होती है ना, ये होता है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट जिस भी पॉइंट पे हम निकाल रहे थे, ए बी मैट्रिक्स कुछ आएगी जो जैकोबियंस, अभी मैं एग्जांपल से बताऊंगी आपको, तब क्लियर हो जाएगा। इसको डिटर्मिनेंट बोला जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ एफ। ठीक है, डिटर्मिनेंट या डिफरेंशिएशन ऑफ एफ। हाँ, ठीक है, मैट्रिक्स आ गई तो डिटर्मिनेंट दिमाग में आ गया। ठीक है, इतना जनरलाइजेशन आपको समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा सा और जनरलाइज करते हैं, क्योंकि हमें तो आर स्क्वायर टू आर पता है ना आपको, हमें तो आर एन टू आर जाना है अभी। सॉरी, आर स्क्वायर टू आर बता चुकी हूँ मैं, लेकिन अभी हमने इसकी पावर इंक्रीज नहीं की है। मतलब अभी हमें आर एन टू आर एम पढ़ना है एक तरीके से, पर उतना एक स्टेप थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं। बंदर है क्या? बंदर है? से बंदर कर रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं। देखो, अगर आर एन टू आर की बात की जाए तो कैसे जनरलाइजेशन होगा? आर स्क्वायर टू आर हमने कर लिया, आर एन टू आर में कैसे जनरलाइजेशन होगा? वही बात लिखेंगे कि एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स नॉट बार इज इक्वल टू जो भी एक्स नॉट बार वेक्टर है, लेट से वो एक्स नॉट बार वेक्टर ये है a1 a2 an। अब मैं थोड़ी सी जनरलाइज डेफिनेशन बता रही हूँ तो इसको सीरियसली लिख सकते हो आप। वो तो बस उसका प्रीवियस वाले का जनरलाइजेशन था। if and only if there exists a1 a2 dot 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 a1 a2 an belongs to R, जो भी है belongs to R n आएगा, चलो ठीक है, such that ai is equal to f xi x1 x2 xn। इसका क्या मतलब है? ai क्या है? ai ये है, a पहले हमारे लिए क्या था? कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स। अब हमारे लिए a1 क्या है? कर्ल एफ बाय कर्ल x1। जितने भी वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे n वेरिएबल्स हैं, पहले 2 वेरिएबल्स थे, अब 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं लेट से, तो पहले वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव f का वो a1 कहलाएगा, दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में f का पार्शियल डेरिवेटिव वो a2 कहलाएगा। इसी तरह an f का पार्शियल डेरिवेटिव कहलाएगा nth वेरिएबल के रिस्पेक्ट में।
ठीक है, तो वहाँ ए और बी यूज किए थे हमने, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं A1 A2 AN। तो f is said to be differentiable if and only if this limit goes to 0। कौन सी लिमिट goes to 0? ये वाला वेक्टर लिया था हमने h1 h2 hn, हम यहाँ पे ये वाला वेक्टर सपोज करें this goes to 0, देन ये जो लिमिट बनेगी A1 प्लस H1, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी अभी लिख दूंगी मैं, A1 प्लस H1 A2 प्लस H2 डॉट 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 AN प्लस HN माइनस f ऑफ A1 A2 डॉट 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 AN माइनस, अब वो जो तरीका था जो हमने जैकोबियन वाला जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैम वाला आपकी तरीका, आवाज कट रही है। आवाज कट रही है? आवाज कट रही है मैम मुझे सबको? तो ठीक आ रही है। हाँ मैम, हमारे यहाँ तो ठीक आ रहा है, अभी तो मुझे भी ठीक लग मेरे रही है, यहाँ। अब तो ठीक है। यस मैम। रीजॉइन कर लो एक बार, x1 x2 xn डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ h, मतलब मैंने ऊपर जो कॉम्पैक्ट नोटेशंस लिखी थी, अभी कुछ भी कॉम्पैक्ट नोटेशन नहीं लिखी है, बिल्कुल वैसे सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया इसको। जो 2 में हम काम करते थे बस उसको n में एक्सटेंड करके लिख दिया। अब इसको आप जनरल नोटेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हो, जनरल नोटेशन की फॉर्म में बनाएं। ये अगर क्लियर हो तो इसको जनरल नोटेशन की फॉर्म में बना दें। रुको मैम एक मिनट, इसको, हाँ मैम इस बार यहाँ पे टी को बोला जाएगा, चलो मैं लिख ही लेती हूँ तब आपको समझ में आ ही जाएगा। जो टी ट्रांसफॉर्मेशन है वो यहाँ पे क्या बनेगी, A1 A2 AN, A1 A2, ये जो मैट्रिक्स बनेगी AN, ठीक है। ये जो भी ये मैट्रिक्स बनेगी इसको टी ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाएगा, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। इसी ट्रांसफॉर्मेशन को डेरिवेटिव बोला जाता है फंक्शन का, ठीक है। पहले डेरिवेटिव सिंगल वेरिएबल होता था, अब मैट्रिक्स की फॉर्म में है। सिंगल वेरिएबल कब तक रिस्ट्रिक्ट रहा डेरिवेटिव, जब तक हम R2R में काम कर रहे थे। जैसे हम R² में आए डेरिवेटिव चेंज हो गया। तो देखो अभी उसको बस ऊपर वाले को हम कॉम्पैक्ट नोटेशन में अगर लिखते हैं, लिमिट h बार टेंड्स टू 0, h बार क्या है, ये वाला वेक्टर, इसको h बार बोल दिया। f ऑफ x नॉट वेक्टर x नॉट बार प्लस h बार माइनस f ऑफ x नॉट बार माइनस t ऑफ x नॉट बार, t ऑफ x नॉट बार, नहीं t ऑफ h आएगा। यहाँ पे कुछ गलत लिखा हुआ है मैंने, से टी ऑफ एच आएगा, ए एच प्लस बी के होता था ना, यहाँ पे आएगा टी ऑफ एच बार, जैसे कि हमने ऊपर लिखा था याद हो तो, टी ऑफ एच बार, उससे ऊपर हम जो पढ़ रहे थे ए एच प्लस बी के, टी ऑफ एच बार, सब कुछ एच के लिए हो रहा है, ठीक है। टी को बोला जाएगा, टी को डेरिवेटिव बोला जाएगा, टी इज द डेरिवेटिव। ठीक है, डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ एच। अब एच का नॉर्म क्या है, जो भी है हमने ऊपर लिख दिया है, बस नॉर्म ऑफ एच यहाँ पे हमें सीधे से लिखना है। इफ दिस अप्रोचेस टू 0, अगर ये लिमिट 0 आएगी तभी एफ को डिफरेंशिएबल बोला जाएगा, अदरवाइज नहीं। जैसे कि हम पहले पढ़ते आ रहे थे कि अगर ये लिमिट 0 हो जाती है तभी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। बड़ा कन्फ्यूजन है इस चीज़ में, तो कहीं कुछ डेरिवेटिव लिखा हुआ है, कहीं कुछ, जहाँ मैं पढ़ती हूँ वहाँ अलग ही मिलता है। t is said to be the derivative of the function at the point c and written as this। चलो कहीं और से देखना पड़ेगा मुझे, इसके मापा में देखूंगी डेरिवेटिव को अभी। आप एक हम्म आप एक बुक लिख दो मैम। मुझे ही लिखनी पड़ेगी। हाँ मैम, मैम आपका अभी भी भूख नहीं लगा? नहीं मैंने कुछ खा लिया था पहले।
इसलिए मैं ऑल सेट हूँ अभी कराने के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? ये सब सिर्फ डेफिनेशन थी, इनको क्लियर कराना था। अभी इसको और जनरलाइज मैम। करना चाहें तो हम कर सकते हैं। Rn to R किया है अभी तक हमने, इसको Rn to Rm भी किया जा सकता है। ठीक है, उसमें ये कंप्लीट एक वो बन जाएगा जैकोबियन टाइप की मैट्रिक्स। देखो कैसे। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जो टी निकालोगे वो कैसे निकलेगी। देखो टी मैट्रिक्स क्या होगी, टी पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट टी मैट्रिक्स है यहाँ पे, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बोला जाता है। टी निकलेगी यहाँ से A1 A2 डॉट 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 AN। हमारे पास n वेरिएबल्स थे x1 x2 xn। A1 क्या था, कर्ल F बाय कर्ल x1 Rn to R। Rn to R पढ़ रहे हैं ना, तो सिंगल फंक्शन f ही होगा। Rn to R है फंक्शन, f Rn to R है, तो हाँ बिल्कुल f होगा यहाँ पे। कर्ल f बाय कर्ल x2 डॉट 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 कर्ल f बाय कर्ल xn। ये मैट्रिक्स बनेगी इस केस में। इस केस में टी ऐसी बनेगी। और सोचो अगर f1 f2 f1 m फंक्शंस होते हैं यहाँ पर, तो सिंगल एक सिंगल फंक्शन है f। अगर m फंक्शंस होते तो ये पूरी m क्रॉस n की मैट्रिक्स बन जाती। ठीक है, मैं अब उसको बताने जा रही हूँ, तो थोड़ा सा शांति रखना अपने दिमाग में, बेचैन मत हो जाना। अगर Rn to Rm हो, इसी के बेस पे ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं Rn to Rm, इसलिए बताना ज़रूरी है इसकी डेफिनेशन। तो f इज said to be differentiable at x naught bar is equal to A1 A2 AN if and only if there exists Aij belongs to R। Aij यहाँ पे क्या है, कर्ल Fi बाय कर्ल xj एट द पॉइंट A1 A2 AN। जो भी पॉइंट है इनिशियल पॉइंट पे, पहले उस पॉइंट पे वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, नोट कर लो, अभी ये समझ में आ जाएंगी चीज़ें जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये वाली लिमिट 0 को अप्रोच करनी चाहिए। मैम एक बार स्क्रॉल अप करिए और थोड़ा मैम, और नहीं नहीं यहाँ पर ठीक है। मैम एक बार कॉपी कर लेता हूँ इसको। हाँ मैम थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए। चलो क्वेश्चन करूँगी मैं इसके बाद, तब आपको मज़ा आएगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है ना? आप हंस क्यों रहे हो मैम? नहीं कुछ नहीं, कुछ सोच के हंसी आ गई थी। बताओ ना मैम। इत्मीनान से नोट कर रहे हैं निर्मल्या, इसलिए। हाँ मैम हर एक चीज ही नोट कर ली, वो अच्छी आपने बात जो समझाया। हाँ, नोट कर लोगे ये चीज़ें साथ साथ, तो पढ़ने में बाद में आसानी रहेगी ना। वैसे पी कलिका के नोट्स में क्वेश्चंस भी हैं, वहाँ से भी देखते रहना क्वेश्चंस, पी कलिका वाले डिफरेंशिएबिलिटी पे काफ़ी क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, टाइम निकाल के, वैसे अगर टाइम मिलेगा तो मैं भी करा दूंगी आपको कुछ कुछ क्वेश्चन बीच बीच में से। कहाँ पे थे हम? ठीक है मैम। इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे थे ना। लिमिट h बार टेंड्स टू 0 क्या होता है, f ऑफ, मैं डायरेक्टली वेक्टर नोटेशन में लिख दूं, f ऑफ a बार प्लस इसको a बार बोल दिया है मैंने। ठीक है, a बार प्लस h वेक्टर माइनस f ऑफ a बार। ठीक है, माइनस, अब वो मैट्रिक्स बनेगा यहाँ पे TH वाला जो बनता था। अब जो T मैट्रिक्स बनेगी, मेन तो उसी को समझना है, और बाकी सब तो ऐसे ही है, बेकार की बातें। नीचे ये नॉर्म आ जाएगा h1 स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 hn स्क्वायर, यानी नॉर्म ऑफ h।
एच वेक्टर क्या है हमेशा ध्यान में रखना, h1 h2 hn, n वेरिएबल्स थे ना। तो ये जो बनेगा यहाँ पे तो चलो h1 h2 hn ऐसे ही आ जाएगा। ये जो मैट्रिक्स बनेगी क्या बनेगी, पहले f1 फंक्शन का, पहले हमारे पास सिर्फ एक फंक्शन था, उसका हमने x1 के रिस्पेक्ट में, x2 के रिस्पेक्ट में, xn के रिस्पेक्ट में, हर एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया था। अब हमारे पास क्या है, पहला फंक्शन कर्ल f बाय कर्ल x1, कर्ल f1 बाय कर्ल x2, पहले फंक्शन का हर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करेंगे कर्ल xn, फिर दूसरा फंक्शन उठाएंगे उसका हर एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करेंगे कर्ल f2 बाय कर्ल xn। समझ में आ रही है बात? फर्स्ट रो में फर्स्ट, हाँ देखो Rn टू Rm है फंक्शन, पहले ये m इज इक्वल टू 1 था, तो पहले क्या सिचुएशन थी, Rn टू R था फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो f ऑफ x बार इज इक्वल टू जो भी फंक्शन बन रहा था वो सिंगल f ही बन रहा था, उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं था। फिर जब ये Rm हुआ तो क्या हुआ, f ऑफ x बार क्या बन गया था, f1 f2 अप टू सो ऑन fm। मैम तो जब सिंगल f था, हाँ मैम ये F1 F2 इस टाइप के FM तक नमेगा ना, fn तक नहीं, मतलब fm m, FM मैंगो, हाँ मैंगो, मतलब ये M क्रॉस N मैट्रिक्स होगा, ये बनेगी मैंगो क्रॉस नोज। हाँ m क्रॉस n, बिल्कुल ठीक है, m क्रॉस n मैट्रिक्स बनेगी। और यहाँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी आपको याद होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से बिल्कुल डायरेक्टली रिलेट हो रहा है। अगर Rn टू Rm कोई फंक्शन डिफाइन होता था, कोई ट्रांसफॉर्मेशन होती थी, तो यहाँ से यहाँ तक कैसी ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिलती थी, m क्रॉस n की ट्रांसफॉर्मेशन निकल के आती थी ना। लेकिन ये जो खास ट्रांसफॉर्मेशन है इसका नाम जैकोबियन होता है, जैकोबियन मैट्रिक्स। तो नीचे क्या आ जाएगा, कर्ल fm बाय कर्ल x1 डॉट 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 कर्ल fm बाय कर्ल xn, ऐसे बन जाएगी मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आ गई है, कहीं और लिखने की ज़रूरत है? हाँ मैम ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल देखते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। अगर Rn टू Rn डिफाइंड है तो स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। हाँ तब स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा, नोट कर लेना बाद में इससे। देखो आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर एक फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स वाई कैसे डिफाइन किया हुआ है, अब बिल्कुल जनरल सा फंक्शन है, आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब कैसा भी फंक्शन आ जाए आप बना ही लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैकोबियन जिसको याद होगा वो फिर सोचता ही होगा कि चलो इसका जैकोबियन निकालेंगे, तब आपको पता चलेगा। एक्स बार इज इक्वल टू 1 2 पॉइंट दे रखा है, आपसे निकालने को बोला हुआ है, मैट्रिक्स ही निकालने को बोली हुई है जैकोबियन मैट्रिक्स। तो कैसे निकालेंगे, ये f1 फंक्शन है, ये f2 फंक्शन है, ठीक है। कर्ल f1 बाय कर्ल x, कर्ल f1 बाय कर्ल y, कर्ल f1 बाय कर्ल f2 बाय कर्ल x, कर्ल f2 बाय कर्ल y। ऐसे जैकोबियन मैट्रिक्स भी निकालते थे ना, ऊपर फर्स्ट रो में फंक्शन सेम रखते थे, हर एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालते थे, फिर दूसरी रो में फंक्शन सेम रखते थे, हर एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालते थे। तो निकाल दो इसका, इसका क्या आएगा 2x f1 का y के रिस्पेक्ट में 2y, 2x माइनस 2y। 2 2 4 2 4 2 माइनस 4 आएगा। 2 4 इस पॉइंट पे निकालने को कह रहे हो आप, बिल्कुल। हाँ मैम 1 2 पॉइंट पे क्या आ जाएगा 2 2 2 माइनस 4, ठीक है। इसी पॉइंट पे इसका जो भी मैम ऊपर भी 4 होगा ना,
2 4, हाँ 4 आएगा, 4 - 4 बोला तो 4 ही था, गलती से लिख दिया। ठीक है, इस पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ आपको, जहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। देखो दिख रहा है, इनवर्स फंक्शन थ्योरम। इनवर्स फंक्शन थ्योरम दिखाई दे रही है ना? हाँ मैम, ये Yes, तो ma'am. डिफरेंशियबिलिटी। अच्छा अच्छा, हाँ। ये फंक्शन, ये थ्योरम क्या कहती है, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन भी था आपके डिफरेंशिएबिलिटी प्रीवियस ईयर में। ये कहती है कि Rn टू Rm कोई फंक्शन है और वो कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल है, ठीक है, और उस फंक्शन का किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव नॉन जीरो है। कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा डिफरेंशिएबल फंक्शन जिसका डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस हो। वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है Rn टू Rm, कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल है, मतलब उसका डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस है और ए पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव नॉन जीरो है। तो एक ओपन सेट यू मिल जाएगा जो ए को कंटेन कर रहा होगा। जैसे आर एन है, ये मान लो आर एन, और इधर आर एम बना हुआ है। इधर कोई पॉइंट ए होगा, उसको कंटेन करने वाला एक ओपन सेट होगा। इधर कोई पॉइंट एफ ए होगा, एफ ए मतलब ए की इमेज होगी, उसको कंटेन करने वाला कोई ओपन सेट होगा। इसका नाम यू है, इसका नाम डब्ल्यू है, ठीक है। ए पर फंक्शन का डेरिवेटिव नॉन जीरो है, देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट यू, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ए पर नॉन जीरो है तो उसको कंटेन करने वाला इधर एक यू सेट मिलेगा, उस तरफ एक डब्ल्यू सेट मिलेगा, सच दैट डब्ल्यू से यू पर एक इन्वर्स मैप डिफाइन किया जाए। अगर डब्ल्यू से यू पर इन्वर्स मैप डिफाइन किया जाए, एफ इन्वर्स डब्ल्यू टू यू, तो उस इन्वर्स मैप का डेरिवेटिव क्या होगा? एफ इन्वर्स डैश विल बी इक्वल टू 1/f डैश एफ इन्वर्स वाई। ठीक है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं अभी मैं सिखाती हूँ। क्या है थ्योरम? वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है, कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल है और सिर्फ इतना गिवन है कि किसी पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव नॉन जीरो है। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि उसको एक ओपन सेट मिल जाएगा यू कंटेन करने वाला, छोटे से छोटा ओपन सेट कोई भी मिल सकता है जो उसको कंटेन करता हो, ऐसा मिल जाएगा सच दैट एफ इनवर्स डब्ल्यू से यू तक डिफाइन होगा ना, तो वो एक इन्वर्स मैप होगा और डिफरेंशिएबल इन्वर्स मैप होगा। और उसके साथ ही साथ ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी कि उस इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव 1/f डैश एफ इन्वर्स के बराबर होगा। इसको हम अप्लाई करना सीखते हैं, बाकी की बातें हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, जैसे ये फंक्शन है x³ + x, अच्छा आपको दिख नहीं रहा होगा, फंक्शन है x³ + x, gx फंक्शन है x³ - x। और क्वेश्चन पूछा हुआ है डेरिवेटिव निकालो g(f इनवर्स x का एट x इज इक्वल टू 2। देखो कैसे डेरिवेटिव निकालेंगे, हमें g(f इनवर्स x का डैश निकालना है। कैसे निकालेंगे? g डैश f इनवर्स x, ठीक है, और फिर क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ f इनवर्स x, मतलब f इनवर्स x का डैश, चेन रूल। क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. x इज इक्वल टू 2 पे निकालना है, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा g डैश f इनवर्स 2, ठीक है, f इनवर्स। लेकिन यहाँ पे सबसे पहली बात तो यहाँ पे पहले हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा ना, एक सेकंड, हाँ ठीक है, पहले हमें डेरिवेटिव करके देखना पड़ेगा। f इनवर्स x का डेरिवेटिव, अभी हमने कहा था कि अगर 2 पर डेरिवेटिव नॉन जीरो है तो हम इनवर्स फंक्शन थ्योरम अप्लाई कर देंगे। क्या f डैश 2 नॉन जीरो है? देखें ज़रा,
एफ डैश एक्स क्या आ रहा है 3x² + 1। हाँ ये तो नॉन ज़ीरो है, ये तो 2 पर नॉन ज़ीरो है, ठीक है। मतलब एफ डैश एक्स 2 पर नॉन ज़ीरो है, तो इसको मतलब ओपन सेट से ओपन सेट W से U कोई हमें F इनवर्स मिल जाएगा सच दैट उसका डेरिवेटिव मतलब 2 की नेबरहुड में, 2 की नेबरहुड होती है ना, W एक ओपन सेट पड़ा है रेंज सेट में, U एक ओपन सेट पड़ा है डोमेन में, तो इन्वर्स मैप डिफाइन हो जाएगा बस 2 की नेबरहुड में, x = 2 की नेबरहुड में। तो वो इन्वर्स मैप डिफाइन होगा और उसका डेरिवेटिव बनेगा 1/, अभी हमने पढ़ा था f डैश ऑफ f इनवर्स x, ठीक है, ये आ जाएगा। और निकाल किस पर है, x = 2 पे, x = 2 रख देंगे बस वहाँ पे। तो सबसे पहले तो हमें पता करना है कि f इनवर्स 2 क्या होगा। देखो f फंक्शन एक 1 फंक्शन है, आप देख सकते हो, इसका डेरिवेटिव क्या है 3x² + 1, 3x² + 1 है ना इसका डेरिवेटिव, विच इज़ नॉन ज़ीरो फॉर ऑल x। अब ये 1 फंक्शन है, आपको पता है कि f1 = 2, तो f इनवर्स 2 क्या आ जाएगा 1 ही आएगा। मैंने क्या किया, 1 की इमेज देख ली 2 है, तो 2 की इन्वर्स इमेज क्या बन जाएगी 1 ही बन जाएगी, क्योंकि 1 फंक्शन है, एक की इन्वर्स इमेज है, सब कुछ हमें उसके बारे में पता ही है। f इनवर्स 2 यहाँ पे 1 बन जाएगा, तो ये हो गया g डैश f इनवर्स 2 यानी 1 मल्टीप्लाइड बाय f डैश, ये आ जाएगा f डैश f इनवर्स 2, फिर से f इनवर्स 2 का मतलब है 1, ठीक है, g डैश 1, g डैश 1 की वैल्यू और f डैश 1 की वैल्यू एक बार निकालो और पुट करो ज़रा, देखो g डैश 1 बाय f डैश 1। निकला? यस मैम। क्या निकला? 1/2। कुछ गलत आ रहा है? g डैश 1 और f डैश 1 पे वैल्यू निकालनी है, 4 2 8 आना चाहिए, 2 4 8। g डैश x तो ये है 3x² - 1, f डैश x 3x² + 1, तो दोनों की 1 पे वैल्यू निकालनी है। अच्छा 1/2 ही आएगी ना, g डैश 1 2 और 1/f डैश 1 यानी 4, ठीक है 1/2 आ जाएगा आंसर, ठीक है। शायद यही क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर में या कोई और था, देख लेना, जो भी हो इस तरीके से होंगे इसके क्वेश्चन, ठीक है। मैं देख लूँगी और भी कोई क्वेश्चन मिलेगा तो। इन्वर्स थ्योरम में 1-2 और कॉरोलरीज हैं, कल हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे, आज की क्लास यहीं तक है, ठीक है। ओके मैम। ये ठीक है मैम। और ये वाला वीडियोस भी अपलोड हो जाएगा ना?